आज हम लोग पढ़ेंगे जो एनसीईआरटी कॉस्मोस का सार संग्रह पढ़ रहे हैं उसका ये सेट नंबर रहेगा 5। तो चलिए देखते हैं। इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में। तो इसमें पहला क्वेश्चन हो जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य ये हो जाएगा, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित करना। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना समावेश संविधान के किस भाग में किया गया है। तो ये किया गया है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में, जो कि इसका उल्लेख भाग 4 में है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। आगे है इसमें, भारतीय संविधान में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था जो है की गई है। तो ये किसके अंतर्गत की गई है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। समान आचार संहिता राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का भाग नहीं है, किंतु समान नागरिक संहिता ये नीति निर्देशक तत्व का भाग है। फिर से देख लेते हैं, समान आचार संहिता जो है ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व का भाग नहीं है, किंतु समान नागरिक संहिता जो है ये नीति निर्देशक तत्व का भाग है। नीति निर्देशक सिद्धांत जो है ये वाद योग्य नहीं है। नीति निर्देशक सिद्धांत ये वाद योग्य नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला इसमें क्वेश्चन हो जाएगा, समान नागरिक संहिता विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य कौन है। तो ये पहला राज्य जो है ये हो जाएगा उत्तराखंड। भारत के संविधान में समान कार्य के लिए समान वेतन के अधिकार का प्रावधान कहाँ पे किया गया है। तो ये किया गया है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में। पुरुषों और स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निहित किया गया है। आगे बढ़ते हैं, आगे हो जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का उल्लेख अनुच्छेद 51 में किया गया है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। यह कथन किसका है। तो ये कथन हो जाएगा केटी शाह का। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो कि बैंक की सुविधा के अनुसार अदा किया जाता है। ये कथन हो जाएगा केटी शाह का। राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व है इससे संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, जितना भी अनुच्छेद है तो इसका उल्लेख करेंगे, यानी उसके बारे में देखेंगे। जो अनुच्छेद 36 है इसमें किसका उल्लेख है। अनुच्छेद 36 में नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में राज्य की परिभाषा है। अनुच्छेद 37 में क्या है, न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय न होना। जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है ये न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होगा, इसका उल्लेख अनुच्छेद 37 में है। अनुच्छेद 38 में क्या है, लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाना। अनुच्छेद 38 में है, लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाना। अनुच्छेद 38 के 2 में क्या है, आय की असमानताओं को कम करने के प्रयास करना। इसका उल्लेख अनुच्छेद 38 के 2 में है। अनुच्छेद 39 के क में क्या है, तो पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए। इसका उल्लेख अनुच्छेद 39 के क में है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अनुच्छेद 39 के ख में किसका उल्लेख किया गया है। इसमें समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार हो जिससे सामूहिक हितों की सर्वोत्तम रूप से प्राप्ति हो। इसका उल्लेख 39 के ख में है। 39 के ग में किसका उल्लेख है, आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले जिससे धन और उत्पादन साधनों का सर्वधारण के लिए अहितकारी संकेंद्रण न हो। इसका उल्लेख जो है अनुच्छेद 39 के ग में है। 39 के घ में क्या है, पुरुष और स्त्री दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए। 39 के घ में है, पुरुष और स्त्रियों को दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए। आगे हो जाएगा, 39 के ण में क्या है, पुरुष और स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य व शक्ति का तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो। आगे देखेंगे, अनुच्छेद 40 में किसका उल्लेख है, तो ये ग्राम पंचायत के गठन का उल्लेख अनुच्छेद 40 में है। अनुच्छेद 41 में हो जाएगा, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा व लोक सहायता पाने के अधिकार। कुछ दशाओं में काम, शिक्षा व लोक सहायता पाने का अधिकार, इसका उल्लेख अनुच्छेद 41 में है।
अनुच्छेद 42 में है काम की न्याय संगत एवं मनोचित दशाएं तथा प्रसूति सहायता। अनुच्छेद 43 में है कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि। आगे बढ़ते हैं, आगे हो जाएगा इसमें 43 के क में क्या है, उद्योग के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना। उद्योग के प्रबंधन में कर्मकारों के भाग लेना, इसका उल्लेख अनुच्छेद 43 के क में है। अनुच्छेद 43 के ख देखते हैं, इसमें सहकारी समितियों की स्वैच्छिक गठन, स्वायत्तता, संचालन, लोकतांत्रिक नियंत्रण तथा व्यावसायिक प्रबंधन को बढ़ावा देना, इसका उल्लेख 43 के ख में है। अनुच्छेद 44 में क्या है, तो सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता लागू होने के लिए, इसका उल्लेख अनुच्छेद 44 में किया गया है। आगे देखेंगे अनुच्छेद 45 में है 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान होना, इसका उल्लेख अनुच्छेद 45 में है। अनुच्छेद 45 में क्या है कि 6 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे होंगे उनको निःशुल्क शिक्षा व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान कराना, इसका उल्लेख अनुच्छेद 45 में है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा अनुच्छेद 46 में है SC/ST दुर्बल वर्गों को शैक्षिक व आर्थिक हितों की अभिवृद्धि। अनुच्छेद 47 में है पोषाहार स्तर और जीवन स्तर तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार तथा हानिकारक नशीले पदार्थों के उपभोग पर प्रतिबंध है, इसका उल्लेख अनुच्छेद 47 में है। अनुच्छेद 48 में क्या है, तो कृषि और पशुपालन में आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों का प्रयोग करना, गायों, बछड़ों तथा अन्य दुधारू पशुओं के वध पर प्रतिबंध एवं उनकी नस्लों में सुधार के प्रयास है। कृषि और पशुपालन सीधे में कहिएगा तो यह इसका उल्लेख अनुच्छेद 48 में है। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा अनुच्छेद 48 के क में किसका उल्लेख किया गया है, तो पर्यावरण के संरक्षण व संवर्धन और वन तथा वन जीवों की रक्षा। अनुच्छेद 48 के क में है पर्यावरण का संरक्षण व संवर्धन और वन तथा वन जीवों की रक्षा। अनुच्छेद 49 में है राष्ट्रीय महत्व के कलात्मक एवं ऐतिहासिक अभिरुचि वाले स्मारकों या स्थानों या वस्तुओं का संरक्षण करना। अनुच्छेद 50 में है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथकीकरण। अनुच्छेद 51 में हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। तो ये सभी जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आने वाले अनुच्छेद है, जो कि 36 से 51 तक है और ये सभी महत्वपूर्ण है, इसे 2 बार देखकर याद कर लीजिएगा। तो आगे बढ़ते हैं, अब आगे हो जाएगा हम लोग देखेंगे मूल कर्तव्य के बारे में। किस देश के संवैधानिक प्रावधानों से प्रभावित होकर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है, तो ये किस देश से प्रभावित होकर, पूर्व सोवियत संघ के प्रभावित होकर, यानी कि जो मौलिक कर्तव्य है ये सोवियत संघ रूस से लिया गया है। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य उल्लेखित है, तो ये भाग 4 के क में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किया गया है। आगे हो जाएगा, अगला है स्वर्ण समिति ने संविधान में 8 मूल कर्तव्यों को जोड़े जाने का सुझाव दिया था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 1976 द्वारा 10 मूल कर्तव्य जोड़ा गया। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस समिति के अनुशंसा पर शामिल किए गए थे, तो ये शामिल किए गए थे स्वर्ण समिति के अनुशंसा पे वर्ष 1976 ईस्वी में इसका गठन किया गया था। भारतीय संविधान में 11वें मूल कर्तव्य को किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, जो 11वें मूल कर्तव्य है इसे जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 2002 में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा मूल कर्तव्यों को मुक्त किन 2 वर्गों में रखा जाता है, तो मूल कर्तव्यों के ये 2 वर्ग हो जाएगा नैतिक कर्तव्य तथा नागरिक कर्तव्य। प्राकृतिक पर्यावरण एवं वन्य जीव संरक्षण भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों में से एक है। प्राकृतिक पर्यावरण एवं वन्य जीव संरक्षण जो है ये नागरिकों के मूल कर्तव्यों में से एक है। मूल कर्तव्यों के अंतर्गत स्वतंत्रता संग्राम के उच्च आदर्शों का सम्मान किस प्रकार का कर्तव्य माना जाता है, तो ये माना जाता है नैतिक कर्तव्य। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, आगे है राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना मौलिक कर्तव्य नहीं है, बल्कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंग है। कह रहा है कि राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना जो है मौलिक कर्तव्य नहीं है, बल्कि ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत ये एक अंग है।
महिलाओं के सम्मान के लिए कुप्रथाओं का त्याग करना प्रत्येक भारतीय नागरिक का कर्तव्य है। और यह किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद 51 के क में 5 में किया गया है। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध से संबंधित है। तो ये हो जाएगा मूल कर्तव्य से इसका संबंध हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, हमारे अधिकारों का सही स्रोत हमारे कर्तव्य होते हैं और यदि हम अपने कर्तव्यों का सही ढंग से निर्वाह करेंगे तो हमें अधिकार मांगने की आवश्यकता नहीं होगी। ये किसका कथन है? तो महात्मा गांधी का कथन है। कह रहा है कि हमारे अधिकारों का सही स्रोत हमारे कर्तव्य होते हैं और यदि हम अपने कर्तव्यों का सही ढंग से निर्वाह करेंगे तो हमें अधिकार मांगने की आवश्यकता नहीं होगी। ये कथन हो जाएगा महात्मा गांधी की। आगे देखते हैं, अगला हो जाएगा, आगे जो नागरिकों के लिए 11 मौलिक कर्तव्य है वो बारी बारी से देखेंगे कि वो कौन कौन सा है। तो इसमें से पहला हो जाएगा, संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। दूसरा हो जाएगा, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय से संजोए रखें और उनका पालन करें। तीसरा है, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अछूते रखें। आगे देखते हैं, अगला हो जाएगा, इसमें चौथा है, ये सभी मौलिक कर्तव्य है जो कि 11 है। देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित सभी भेदभावों से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। आगे बढ़ते हैं, इसमें पांचवा हो गया, छठा हो जाएगा, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव सम्मिलित है की रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। इसमें 8वां मौलिक कर्तव्य हो जाएगा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। 9वां हो जाएगा, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। 10 है, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाई को प्राप्त करें। आगे इसमें हो जाएगा, अगला है 11 नंबर हो जाएगा, 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के माता पिता और संरक्षण जो भी हो उन्हें शिक्षा के अवसर प्रदान करें और इस कर्तव्य को संविधान के 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में की धारा 4 के द्वारा ये जोड़ा गया था। 11वां जो मौलिक कर्तव्य है, पहले 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, 86वां संविधान संशोधन के तहत 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। किसी व्यक्ति को राष्ट्रगान गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में ऐसा कहा था? तो बीजो इमैनुअल बनाम केरल राज्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसे कहा था और ये 1986 में हुआ था। आगे देख लेंगे, आगे यहाँ पे दिया गया है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश PN भगवती थे। PN भगवती को जनहित याचिका का जनक कहा जाता है और इनका कार्यकाल 1985-86 था। आगे देखेंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रपति के बारे में। तो राष्ट्रपति के बारे में हम लोग देखेंगे, राष्ट्रपति की पद की अर्हताएं अनुच्छेद जो है 58 में इसका दिया गया है। भारत का नागरिक जो होता है ये राष्ट्रपति होंगे। भारत के प्रथम नागरिक जो होते हैं राष्ट्रपति होते हैं और इनके लिए न्यूनतम उम्र सीमा जो होती है 35 वर्ष की आयु होना चाहिए। लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता होना चाहिए और किसी भी लाभ के पद पर न हो। ये राष्ट्रपति के बारे में अर्हताएं हैं। तो आगे देखेंगे, आगे इसमें से हो जाएगा, भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? आपसे पूछेगा कि भारत में जो राष्ट्रपति के निर्वाचन होता है ये किस प्रकार होता है? तो ये होता है अप्रत्यक्ष मतदान से। कैसे होता है? अप्रत्यक्ष मतदान से, जो कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व से एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा।
भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान किया जाता है राज्यसभा, लोकसभा और राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। आगे है इसमें, भारत के राष्ट्रपति उम्मीदवार के प्रस्ताव का अनुसमर्थन कम से कम कितने सदस्यों के द्वारा किया जाना चाहिए? तो कम से कम 50 निर्वाचकों के द्वारा इनकी समर्थन किया जाना चाहिए। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली के द्वारा किया जाता है। आगे हो जाएगा, राष्ट्रपति के निर्वाचन में किसी राज्य का मुख्यमंत्री किस स्थिति में मतदान करने के लिए पात्र नहीं होगा? यानी कौन सा स्थिति होगा जो कि किसी राज्य के मुख्यमंत्री मतदान नहीं करेंगे? यदि वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो तब। आगे बढ़ते हैं, आगे हो जाएगा, कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का तो भाग है परंतु वह उसके महाभियोग में भाग नहीं लेता है? तो ये हो जाएंगे राज्य की विधानसभाएं। कह रहा है कौन राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का तो भाग है परंतु वह महाभियोग में भाग नहीं लेती है? तो राज्यों की विधानसभाएं। संसद अथवा विधानसभा का कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है परंतु उस पर क्या शर्तें हैं? तो उस पर शर्त हो जाएगी निर्वाचित होने के उपरांत उसे अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। कह रहा है कि संसद अथवा विधानसभा का कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है परंतु उस पर शर्त क्या है? तो निर्वाचित होने के उपरांत उसे अपनी सदस्यता जो है उसे छोड़नी होगी। आगे हो जाएगा, संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण ये केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करता है। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा। आगे है, राष्ट्रपति की मृत्यु, परित्याग अथवा हटाए जाने पर पद की रिक्ति को 6 माह की समय सीमा के भीतर भरना होगा। भारत के राष्ट्रपति चुनाव में उत्पन्न विवाद का निपटारा कौन करता है? यानी राष्ट्रपति के जो चुनाव में विवाद उत्पन्न होगा उसका निपटारा करेगा सर्वोच्च न्यायालय। भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है? तो ये हटाया जा सकता है महाभियोग के द्वारा। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो ये प्राप्त है संसद को। आगे बढ़ते हैं, आगे हो जाएगा, आगे है इसमें, कौन राष्ट्रपति के चुनाव में तो मतदान नहीं करते हैं परंतु उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं? तो ये हो जाएंगे संसद के मनोनीत सदस्य। कह रहा है कि कौन राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान नहीं करते हैं परंतु उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं? तो ये हो जाएंगे संसद के मनोनीत सदस्य। आगे है, अनुच्छेद 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किस सदन द्वारा प्रारंभ किया जा सकता है? तो ये संसद के किसी भी सदन के द्वारा ये महाभियोग अनुच्छेद 61 के तहत लगाया जा सकता है, चाहे उच्च सदन हो या निम्न सदन, किसी भी सदन के द्वारा। आगे बढ़ेंगे, आगे है, भारत का राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को प्रथम सत्र के प्रारंभ में कब संबोधित करता है? तो ये प्रतिवर्ष और लोकसभा के लिए प्रत्येक आम चुनाव के बाद। फिर से देख लेते हैं, भारत का राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को प्रथम सत्र के प्रारंभ में कब संबोधित करता है? तो ये प्रतिवर्ष और लोकसभा के लिए प्रत्येक आम चुनाव के बाद। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य ये भी देख लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 87 के 1 के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा के प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र के आरंभ में और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में एक साथ समवेत संसद के दोनों सदनों में अभिभाषण करेगा और संसद को उसके सत्र के आह्वान के कारण बताएगा। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, आगे है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी विधेयक पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं? तो ये अनुच्छेद 111 के तहत। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी विधेयक पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं? अनुच्छेद 111 के तहत रोक सकते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद। भारत के एक राष्ट्रपति होंगे, इसका उल्लेख अनुच्छेद 52 में किया गया है।
अनुच्छेद 53 में क्या है, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, इसका उल्लेख अनुच्छेद 53 में है। अनुच्छेद 54 में हो जाएगा राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। अनुच्छेद 55 में क्या है, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। अनुच्छेद 56 में हो जाएगा राष्ट्रपति की पदावधि। अनुच्छेद 57 में क्या है, तो पुनः निर्वाचन के लिए पात्रता। आगे बढ़ते हैं, आगे हो जाएगा अनुच्छेद 58 में है राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं यानी कि योग्यता। 59 में क्या है, राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें। अनुच्छेद 60 में क्या है, राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान का उल्लेख अनुच्छेद 60 में है। अनुच्छेद 61 में है राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। अनुच्छेद 62 में क्या है, तो राष्ट्रपति का पद रिक्त होने की स्थिति में उसे भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि। आगे बढ़ते हैं, अनुच्छेद 72 में क्या है, तो क्षमा आदि की और इसमें है कि क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति यानी कि क्षमादान करने की शक्ति जो है, इसका उल्लेख अनुच्छेद 72 में है। अनुच्छेद 73 में क्या है, तो संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार अनुच्छेद 73 में इसका उल्लेख है। और नीचे एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिया गया है, भी देख लेते हैं। नीचे है राष्ट्रपति को मृत्युदंड के मामले में क्षमादान करने की शक्ति प्राप्त है। राष्ट्रपति को मृत्युदंड के मामले में क्षमादान करने की शक्ति प्राप्त है, किंतु कह रहा है कि राज्यपाल के पास यह शक्ति नहीं है, यानी कि जो जिन्हें मृत्युदंड प्राप्त है उसे क्षमादान करने की शक्ति राष्ट्रपति को पास है। जिन्हें मृत्यु की सजा हो गई है उसे राष्ट्रपति क्षमा कर सकते हैं, परंतु राज्यपाल उसे क्षमा नहीं कर सकता है। आगे बढ़ते हैं, आगे हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है, तो यह राष्ट्रपति को प्राप्त है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है। राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पे राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं। किसकी अनुशंसा पे, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल के अनुशंसा पे। आगे हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा आहूत किया जाता है, यानी कि बुलाया जाता है, तो यह राष्ट्रपति के द्वारा। भारत के राष्ट्रपति ने किस एकमात्र मामले में जेबी वीटो की शक्ति का प्रयोग किया था, तो किस मामले में, भारत डाकघर संशोधन विधेयक के मामले में, जो कि वर्ष 1986 में ये आया था। भारत का राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की चर्चा में भाग नहीं ले सकता है। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसे प्राप्त है, तो यह राष्ट्रपति को प्राप्त है। यहाँ आगे हम लोग देखेंगे राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त पदाधिकारी, यानी किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होता है, वो देख लेते हैं। प्रधानमंत्री एवं केंद्रीय मंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। वित्त आयोग व राजभाषा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। भारत के महान्यायाधीश तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होता है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त के नियुक्ति भी यही करते हैं। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। आगे भी देख लेते हैं, आगे हो जाएगा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होता है। संघ राज्य क्षेत्रों के राज्यपाल अथवा प्रशासक की नियुक्ति भी ये राष्ट्रपति के द्वारा होता है। दिल्ली व पुडुचेरी के मुख्यमंत्री की नियुक्ति भी इसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा। तो ये जितना भी पद है इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो ये की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। अब हम लोग आगे देखेंगे, इसमें आगे हो जाएगा यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी न हो तब कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होगा। उस समय कार्यवाहक राष्ट्रपति होंगे सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश।
वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है। यह युक्ति किस पर लागू होती है? तो ये भारत के राष्ट्रपति पे लागू होती है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। इसमें अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कार्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है? तो ये किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 160 के तहत। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। अगला इसमें क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के पश्चात प्रयत्न पद धारण करने वाले पदाधिकारी के नाम देख लेते हैं। तो ये हो जाएंगे संघ के मंत्री, जो कि राष्ट्रपति के पश्चात प्रयत्न के द्वारा ये पद धारण करते हैं, यानी जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे। राज्यों के राज्यपाल हो जाएंगे और भारत के महान्यवादी। ये तीन जो पद है जो कि राष्ट्रपति के पश्चात प्रयत्न के अनुसार ये पद पे बने रहते हैं। संघ के मंत्री, राज्य के राज्यपाल और भारत के महान्यवादी। भारत के राष्ट्रपतियों में से कौन बिहार का राज्यपाल रह चुका था? तो ये थे डॉक्टर जाकिर हुसैन तथा श्री रामनाथ कोविंद। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा, राष्ट्रपति को कोई भी विषय पुनः विचार के लिए मंत्रिपरिषद को वापस भेजने का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा प्रदान किया गया है? तो ये 44वां संविधान संशोधन के द्वारा ये अधिकार दिया गया है। राष्ट्रपति को कोई भी विषय पुनः विचार के लिए मंत्रिपरिषद को वापस भेजने का अधिकार किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रदान किया गया है? 44वां संविधान संशोधन के द्वारा। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है वह किस प्रक्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? वह राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद वह एक अधिनियम बन जाता है। आगे बढ़ते हैं, आगे है, जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया जाए तो राष्ट्रपति को उस विधेयक पर अपनी अनुमति रोकने का अधिकार प्राप्त है। यानी जब कोई विधेयक जो है संसद दोनों सदनों के द्वारा पारित हो जाए तो उसे राष्ट्रपति अपनी अनुमति है, उनका अनुमति है कि वो रोक सकते हैं। निर्विरोध रूप से चुने गए भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो ये थे पहला नीलम संजीव रेड्डी, जो कि पहली बार इन्हें निर्विरोध चुना गया था। भारत के राष्ट्रपतियों में से किनका संबंध ट्रेड यूनियन आंदोलन से रहा है? तो हो जाएंगे वराहगिरी वेंकटगिरी, यानी कि बीबी गिरी थे जिनका संबंध ट्रेड यूनियन आंदोलन से रहा है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? पद ग्रहण के दिन से 5 वर्ष तक इनका कार्यकाल होता है। भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है? ये हो जाएंगे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। अगला है इसमें, भारत के कह रहा है कि मुख्य न्यायाधीशों में से किसने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? तो ये हो जाएंगे जस्टिस M हिदायतुल्ला। धन विधेयक को पुनः विचार हेतु लौटाने का संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति के पास नहीं है। कह रहा है कि धन विधेयक को पुनः विचार हेतु लौटाने का संवैधानिक विशेषाधिकार ये राष्ट्रपति के पास नहीं है। द्रौपदी मुर्मू का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में कौन सा क्रम है? तो इनका क्रम हो जाएगा 15वां। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा, राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सबसे लंबी अवधि तक एवं डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कार्यकारी राष्ट्रपति छोड़कर सबसे कम अवधि तक कार्य किया था। यानी कि जो कार्यकारी राष्ट्रपति को छोड़कर सबसे कम अवधि तक रहने वाले राष्ट्रपति हो जाएंगे जाकिर हुसैन, जो कि 1 वर्ष 11 दिन थे। और सबसे लंबी अवधि तक रहने वाले राष्ट्रपति हो जाएंगे कौन? तो राजेंद्र प्रसाद, जो कि 1950 से 1962 तक थे। राष्ट्रपति के द्वारा क्षमादान की स्थितियां देख लेते हैं। जब दंड सेना न्यायालय द्वारा दिया गया हो, जब दंड संघीय विषय से संबंधित विधि के विरुद्ध अपराध के लिए दिया गया हो, जब करा के दंडादेश मृत्यु दंड हो, तब ये राष्ट्रपति के द्वारा क्षमादान की स्थितियां है। आगे देखेंगे, आगे यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण दिया गया है एक लाइन में। द्रौपदी मुर्मू भारत की प्रथम आदिवासी द्वितीय महिला स्वतंत्र भारत में पैदा होने वाली प्रथम एवं सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति हैं। आगे देखेंगे, आगे हम लोग पढ़ेंगे उपराष्ट्रपति के बारे में। तो चलिए देखते हैं, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन सम्मिलित होते हैं?
भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कह रहा है कौन कौन सम्मिलित होते हैं, तो ये संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य जो हैं ये सम्मिलित होते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाने संबंधी प्रस्ताव संसद के किस सदन में लाया जा सकता है, तो ये केवल राज्यसभा में लाया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, आगे हो जाएगा इसमें राष्ट्रपति के निर्वाचन के समान ही उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित सभी विवादों के समाधान का अधिकार उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है तथा इसका निर्णय अंतिम होता है। राज्यसभा का सभापति कौन होते हैं, तो ये होते हैं उपराष्ट्रपति। आगे बढ़ेंगे, आगे हम लोग देखेंगे उपराष्ट्रपति से संबंधित, आगे हो जाएगा, आगे है उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद हम लोग देखेंगे। अनुच्छेद 63 में क्या है, तो भारत के लिए एक उपराष्ट्रपति होंगे जिनका उल्लेख अनुच्छेद 63 में है। अनुच्छेद 64 में क्या है, उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना, इसका उल्लेख अनुच्छेद 64 में किया गया है। यानी कि जो उपराष्ट्रपति होंगे ये राज्यसभा के सभापति होंगे, तो इसका उल्लेख अनुच्छेद 64 में है। 65 में क्या है, उपराष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्तियों अथवा उसकी अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कर्तव्यों के निर्वहन करना, इसका उल्लेख 65 में है। सिंपल में ये है कि उपराष्ट्रपति ये राष्ट्रपति के जगह पे कार्य करेंगे, अगर राष्ट्रपति नहीं रहेंगे तो इसका उल्लेख अनुच्छेद 65 में है। 66 में क्या है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन का उल्लेख है। 67 में हो जाएगा उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। आगे बढ़ेंगे, अगला इसमें है 68 है उपराष्ट्रपति के पद की रिक्ति की पूर्ति के लिए चुनाव का समय निर्धारण तथा आकस्मिक रिक्ति की पूर्ति के लिए चुने गए व्यक्तियों का कार्यकाल, इसका उल्लेख अनुच्छेद किस में है, तो 68 में है। 69 में क्या है, तो उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान का उल्लेख अनुच्छेद 69 में है। 70 में हो जाएगा अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन। 71 में है उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी अथवा उससे संबंधित विषय, इसका उल्लेख अनुच्छेद 71 में है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, आगे देख लेंगे, यहाँ दिया गया है, इससे पहले ये वाला देख लेते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में देखते हैं कौन कौन क्रम से क्या है और उनकी पद अवधि क्या है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति हो जाएंगे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। दूसरा उपराष्ट्रपति हो जाएंगे डॉक्टर जाकिर हुसैन। तीसरा कौन थे, श्री वराहगिरी वेंकटगिरी। चौथा हो जाएंगे श्री गोपाल स्वरूप पाठक। पांचवा हो जाएंगे श्री बी.डी. जत्ती और छठा थे न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह। सातवां हो जाएंगे श्री आर वेंकटरमन। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ये आठवां हो जाएंगे। नौवां हो जाएंगे श्री के.आर. नारायण। और 10वां देखेंगे क्रम से उपराष्ट्रपति कौन थे। 10 नंबर पे हो जाएंगे उपराष्ट्रपति श्री कृष्णकांत। 11वें नंबर पे थे श्री भैरव सिंह शेखावत। 12 नंबर पे थे डॉक्टर हामिद अंसारी। 13वें नंबर पे हो जाएंगे श्री मुपा वारापू वेंकैया नायडू। 14 नंबर पे हो जाएंगे श्री जगदीश धनखड़। और 15वें नंबर पे हैं श्री सी.पी. राधाकृष्णन, जो कि अभी वर्तमान में यही उपराष्ट्रपति हैं। आगे हो जाएगा, किस सदन की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति के द्वारा की जाती है जो उस सदन का सदस्य नहीं होता है, तो ये सदन हो जाएगा राज्यसभा, जो कि इसकी अध्यक्षता उस सदन के सदस्य नहीं होते हैं। राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में राष्ट्रपति का पदभार कौन सबसे पहले ग्रहण करेगा, तो सबसे पहले उनका पद जो पद है उपराष्ट्रपति को दिया जाता है। भारत में उपराष्ट्रपति के पद से संबंधित प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति किसी के भी निर्वाचन में राज्य अथवा संसद के किस सदन के सदस्य भाग नहीं लेते हैं, तो ये राज्य विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं ये भाग नहीं लेते हैं। फिर से देख लेते हैं, राष्ट्रपति हो या उपराष्ट्रपति हो, किसी के भी निर्वाचन में राज्य अथवा संसद के किस सदन के सदस्य भाग नहीं लेते हैं, तो ये नहीं लेते हैं राज्य विधान परिषद के सदस्य। आगे हो जाएगा, किसने पूर्ण अवधियों के लिए भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला था, तो ये हो जाएंगे डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जो कि 1952 से लेकर 1962 ईस्वी तक थे। आगे देखेंगे हम लोग देखेंगे
राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति पद की तुलना करेंगे। तो पहले हम लोग देख लेते हैं राष्ट्रपति के बारे में। पहले राष्ट्रपति के बारे में देख लेते हैं। ये लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यताएं रखता हो। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के साथ साथ दिल्ली एवं पुदुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी शामिल होते हैं। तीसरा हो जाएगा राष्ट्रपति को पद से हटाए जाने की प्रक्रिया यानी कि महाभियोग किसी भी सदन में प्रारंभ की जा सकती है। ये सभी था किसके बारे में, तो राष्ट्रपति के बारे में। अब हम लोग देखेंगे उपराष्ट्रपति के बारे में। राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। उसके आगे हो जाएगा उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य यानी कि मनोनीत एवं निर्वाचित शामिल होते हैं। इसमें राज्य के विधानमंडल के सदस्य भी सम्मिलित इसमें नहीं होते हैं। इसमें कह रहा कि राज्य के विधानमंडल के सदस्य सम्मिलित नहीं होते हैं। केवल किसके सदस्य जो सम्मिलित होते हैं, तो ये संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य जैसे कि मनोनीत एवं निर्वाचित सदस्य जो है शामिल होते हैं। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने वाला प्रस्ताव जो है ये केवल राज्यसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। वही जो राष्ट्रपति के हटाने वाला है प्रक्रिया है वो संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, लेकिन उपराष्ट्रपति में केवल ये राज्यसभा में पेश होता है। आगे बढ़ेंगे, ये नीचे एक क्वेश्चन है, ये भी देख लेते हैं। उपराष्ट्रपति का वेतन भारत की संचित निधि पर भारित होता है, यानी कि भारत के संचित निधि के द्वारा दिया जाता है। उपराष्ट्रपति का वेतन भारत की संचित निधि पर भारित होता है। और ये इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन था। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दें। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। कुछ सुझाव हैं, सलाह देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।